हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। सो वंस अगेन स्टूडेंट, आज हम फिर बात करेंगे आपके जर्नल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन यानी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। लेकिन आज की जो क्लास होगी वो काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे कि हम अभी तक जर्नल स्टडीज के ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते आए हैं, फिर हमने पर्टिकुलर चीजें भी देखी, भाई जनगणना देखा, हमने ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखे, हमने हिस्ट्री से क्वेश्चन देखे। लेकिन आज की जिस सीरीज में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, या अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। मतलब आपके आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड होंगे। और आप जानते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं, तो यहाँ पे हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो हम क्लास चला रहे हैं वो तो आर एग्जाम की तैयारी के लिए चला रहे हैं, लेकिन सभी स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनकी ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कंप्लीट कर लें। अभी आपके पास समय है। बहुत ज्यादा बड़े क्लासेस वैसे भी मैं नहीं लेती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा क्लासेस लेने में टाइम लगेगा। तुरंत आप अगर अच्छे से मतलब देखोगे तो घंटे भर के अंदर ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। आपको बस जुड़ना है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि जब भी हमारी क्लासेस होगी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप क्लास ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है। सो अभी तो हम एक एक दिन गैपिंग करके आपके आर के लिए ला रहे हैं, फिर बहुत जल्द ऐसा भी होगा, थोड़ा सा करीब आ जाए कि हम रेगुलर बेसिस पे भी आपको क्लासेस देंगे। जैसे अभी तो आपको क्लास शाम 5 बजे या कभी कभी 5:30 बज जाते हैं तो ये आपको मिलती हैं। लेकिन बस ये होता है कि एक दिन का गैपिंग होता है। मान लो सोमवार को कोई क्लास हुई तो मंगल को गैपिंग करके बुध को होती है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सभी चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अदर चीजें भी हम कर सकें और इसको भी हम साथ लेके चल सकें। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, आने वाले समय में हम रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलाएंगे ताकि हिंदी और जनरल स्टडीज आपका साथ साथ में कंप्लीट होता रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला देखो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। सरानाहर से, महदहा से, लेखैया से या फिर चोपनी मांडो से। तो देखिएगा प्रश्न और बताइएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं कि आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका ये प्रश्न पूछा गया था, ये यूपीआरओ मेंस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसकी अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सरानाहर, ठीक है, राय से और महदहा से, यानी आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है, यानी दोनों सही हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं क्योंकि हमारे लिए जरूरी भी है। तो बात करें तो मध्य पाषाण कालीन जो स्थल है आपका महदहा, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है ना। और यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग क्या मिला है, हड्डी और सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, इतना आप सभी याद रखेंगे। वहीं अगर हम बात करें तो CR शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। किसने किया है, आपका CR शर्मा ने। ठीक, 3 जगहों को मतलब 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। वो है आपका, पहला तो है आपका झील क्षेत्र, दूसरा है आपका बूचड़खाना, क्या है आपका बूचड़खाना, और तीसरा आपका क्या है, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। क्या है तीसरा आपका, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। तो यहाँ पे बूचड़खाना जो संकुल क्षेत्र है, यहाँ से हमको क्या मिला है, हड्डी के और सींग के जो उपकरण और भूषण है वो बड़े पैमाने पर हमें प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें डॉक्टर जय नारायण पांडे की, याद रखिएगा एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जय नारायण पांडे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम क्या है, पुरातत्व विमर्श। याद रखिएगा इनकी बुक का नाम पुरातत्व विमर्श। तो इस पुस्तक में उन्होंने 3 जगहों का, स्थलों का उल्लेख किया है। वो 3 स्थल कौन कौन से हैं, पहला तो आपका सरायनाहर है, ठीक है, आपका महदहा है और आपका क्या है, दमदमा है। इन्होंने 3 स्थलों का उल्लेख किया था जहां से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए जाने का उल्लेख मिला है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो राइट आंसर A एंड B दोनों। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ या फिर अमरावती। तो प्रश्न ध्यान से देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। और देखिएगा यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करा रही हूँ सभी काफी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आप इनको कह सकते हो भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो चाहे आपके आरओ के हों चाहे उत्तराखंड मेंस एग्जाम के हो। ये वाला जो है ये उत्तराखंड मेंस एग्जाम का है 2007 का। तो यहाँ पे देखो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ आज ढूंढ ढूंढ के करा रही हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से मालूम हो कि और जगह कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर तरीके के वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, सबसे जरूरी तो यही होता है। आपका जो राइट आंसर है वो है आपका भीमबेटका। ये आपका कहाँ है भीमबेटका? तो ये मध्य प्रदेश के रायसेना जिले में स्थित है, ठीक है। तो भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को हम मध्य पाषाण काल से क्या करते हैं, रिलेटेड मानते हैं। और जबकि अगर हम अजंता और बाघ की बात करेंगे तो इनकी जो शैलकृत गुफाओं की चित्रकला है वो हम ऐतिहासिक काल से संबंधित मानते हैं। यहाँ हमने प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात की और वहां पे अगर हम बात करेंगे तो ऐतिहासिक काल से बात करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके नीचे जा चुके हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? रोपण, बी है आपका हड़प्पा, सी है आपका मोहनजोदड़ो और डी है कालीबंगा। तो प्रश्न देखें, बताएं आंसर क्या होगा। देखिएगा अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं सो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? आई होप आप सभी ने अपना अपना आंसर दे दिया होगा। सो अगर मैं बात करूं तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो ये आपका क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां मैं आपको जरूर बताऊंगी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। सो देखिएगा अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, सी है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा, फिर नीचे जो कूट दिए हुए हैं उनसे आपको चुनना है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका जो कूट है वो है आपका, मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में। बेसिकली आप एक ही देख लो, वही बड़ी बात है। तो ए है 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 2, 3 और 4 एंड डी है उपर्युक्त सभी। तो आप बताइएगा आंसर कौन सा सही होगा। सो आंसर आपका जो सही होगा वो होगा ऑल पे, यानी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त जो आपके सभी हैं, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता जानी जाती है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है और अपने उद्योग के लिए भी जानी जाती है। याद रखिएगा एक एक चीज जो मैंने बोली है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे, है ना। तो हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कह दिया गया, है ना। और कालीबंगा से हमें क्या मिला है? कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा से हमें कृषि संबंधित मतलब साक्ष्य और अनेक स्थलों से ईंट के भट्टे मिले, मनके का कारखाना मिला, उद्योग संबंधी साक्ष्य मिले। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो सभी जो कथन दिए गए हैं वो सभी कथन आपके सही हैं। तो ऑल पे हमने ऑलरेडी आपका क्लिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथर्न, कालीबंगा, धौलावीरा या फिर सुरकोटदा। तो एक ऐसी क्लास जहां पे आपको प्राचीन भारत से संबंधित सभी क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं, उससे बेस्ट क्लास तो हो ही नहीं सकती। तो देखो मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, मेरे साथ जुड़ना है और जुड़ के तैयारी को और अच्छे से करना है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट से ही है, स्टूडेंट ना हुआ तो टीचर फिर किस काम का। तो यहाँ पे बस मुझे आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ताकि आप कंटिन्यू वे में आप इन क्लासों को ज्वाइन कर सकें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक से संबंधित मैं प्रश्न आपको करवाऊं जो आपका वीक पॉइंट है और जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कम मिल रहे हैं, तो मैं वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगी। बस आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा और जो आपको क्लास अच्छी लगेगी तो भी करना,
तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आंसर की, सो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। सो धौलावीरा, ऑप्शन जो सी है धौलावीरा, ये सही उत्तर है। तो धौलावीरा आपके गुजरात के कच्छ जिले में एक हड़प्पी नगर था। कहाँ पे, मैं फिर लिख दे रही हूँ, गुजरात के कच्छ में। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग आपको वैसे ही स्क्रीन में समझ में नहीं आएगी, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा लिखती नहीं हूँ। तो यह नगर आयताकार बना था और इस नगर को 3 भागों यानी किला, मध्य नगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। 3 भाग थे इसके, एक तो किला था, एक मध्य नगर था और दूसरा था, मतलब लास्ट था आपका निचला नगर। ठीक, चलिए, तो मैंने आंसर बता दिया आपको, कौन सा है, धौलावीरा। और ये भी क्वेश्चन आपके आर मेंस में पूछा गया था 2013 में। तो देखिएगा एक एक क्वेश्चन जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है कालीबंगा से, लोथर में, या फिर धौलावीरा में, या फिर बनावली में। तो कालीबंगा में मिला कि लोथर में कि धौलावीरा में या फिर बनावली में, किस में मिला है देखिएगा और बताइएगा कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो देखिएगा आंसर है आपका लोथर, ऑप्शन जो बी है लोथर, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में एक है और हड़प्पा के बारे में बात करें तो हाथी दांत का जो पैमाना है वो लोथर से मिला है। याद रखिएगा, जो हाथी दांत का पैमाना है वो कहां से मिला है, आपके लोथर से मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सबसे पुराना वेद कौन सा है। वैसे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों के अंदर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं ये देखना है। तो ये तो उत्तराखंड वाले में 2007 में पूछा गया था। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या 4 है और इन्हीं चारों वेदों के नाम आपके दिए हुए हैं और आपको इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो देखो मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है सबसे पुराना वेद, वैसे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में क्या क्या चीजें हैं, किन किन के बारे में बताया गया है। एक्चुअली थोड़ा सा ट्रेन साइड से निकलती है ना, तो आपको आवाज आएगी। ठीक है, जब भी निकलती है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में निकलती रहती है, तो थोड़ा बहुत साउंड आएगा, तो आप प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं ऋग्वेद की बात करूंगी तो ऋग्वेद में आपका क्या है, ये देखो साइड से निकली ना बहुत तेज से। तो ऋग्वेद में आपके स्रोत हैं, आपकी प्रार्थनाएं वगैरह के बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद में आपके कर्मकांड है, यज्ञ वगैरह है, उसके बारे में बताया गया है। वहीं अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद में संगीत में, मतलब संगीत के बारे में आप जानते हैं 7 स्वर होते हैं, उनके बारे में भी बताया गया। अथर्ववेद में आपके जादू टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण, इसके बारे में बताया गया है, मतलब अथर्ववेद में। और अगर बात करें तो ऋग्वेद काफी जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ऋग्वेद में आपके क्या कहते हैं, गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है, सबसे प्राचीन वेद तो है ही ये। तो ये जो चीजें हैं ये जरूरी हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ऋग्वेद के बारे में तो यहाँ पे 10 मंडल होते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति और यजुर्वेद में आपका कर्मकांड यानी बलिदान वाली जो विधि है, सामवेद में संगीत के बारे में, ये सब जो सारी चीजें बताई जाती है। तो ये जो आपका है राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन बी। चलिए, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद या फिर केन उपनिषद। तो देखिएगा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये रहा और जो इसके ऑप्शंस हैं वो आपके नीचे हैं, देख लीजिए एक बार ऑप्शंस और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट आंसर देने की कोशिश करें और बताएं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, यानी कठोपनिषद में। ठीक है, तो कठोपनिषद में यम और जो नचिकेता हैं, ठीक है, इनके संवाद के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। अब क्या उपदेश दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। उपदेश दिया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक मेरी बात। उपदेश ये दिया है कि ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है, ठीक है, और ना ही इसकी कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। तो ये जो कहा है, ये आचार्य यम ने नचिकेता को क्या दिया था, उपदेश दिया था। आप सभी जानते कहते हैं कि आत्मा क्या है, अजर अमर है ना।
तो यहाँ पे आत्मा का कभी जन्म होता है ना कि कभी मृत्यु होती है ना, ना ही जन्म होता है कभी ना मृत्यु होती है, ऐसा कुछ कहा है। तो कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है। तो यहाँ पे काफी अच्छी चीज कही है। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता, है ना। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत में, उर्दू में, पाली में या फिर हिंदी में? किस में लिखी गई थी स्टूडेंट? तो यहाँ पढ़िए क्वेश्चन और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूं आपको राइट आंसर की, तो संस्कृत आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो यानी श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का क्या है? एक भाग है। चले, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? आप जानते हैं मंथन आपने देखा होगा, एक तरफ राक्षस लोग पकड़े हुए थे, एक तरफ क्या कहते हैं देवता लोग अमृत पीने के चक्कर में थे, है ना। तो वहीं पे खींचातानी चल रही थी। ये आपने तो ऐसे टीवी वगैरह में भी देखा होगा, है ना। कालिका, वासुकी, पुष्कर या फिर शेषनाग। तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ठीक, देखिएगा और बताइएगा इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे वासुकी, ऑप्शन बी जो है आपका वासुकी, ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा इस पे बात करें तो हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु मथनी के रूप में मंदराचल पर्वत और रस्सी के रूप में सर्पों के राजा जो वासुकी हैं, है ना, इनका प्रयोग किया गया था। इसमें विष्णु ने कुर्मावतार धारण कर मंत्राचल पर्वत को अपने ऊपर रखा था। किसने? विष्णु भगवान जी ने। चलिए, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। होता का संबंध किससे? होता ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से? तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। देखिएगा प्रश्न, बताइए आंसर क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद भी है, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी है। तो यहाँ पे ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? पुरोहित को होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? होता। ठीक है, और इसके द्वितीय से सप्तम मंडल यानी मंडल के सबसे प्राचीन माने जाते हैं, जो वंश मंडल कहा जाता है। और जो प्रथम मंडल है और जो दसम मंडल है ये अर्वाचीन है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? आपके 10 मंडल हैं, है ना। चलो, यस, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या फिर घोड़े के लिए? तो ये क्वेश्चन तो आप कई बार देख चुके होंगे, ये तो हमें पता है ना। ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर है आपका गाय के लिए। किसके लिए अधन्या का प्रयोग हुआ है? गाय के लिए। तो वैदिक काल में गाय यानी अधन्या ना मारे जाने योग्य, अधन्या का मतलब ना मारे जाने योग्य, ठीक है, ना मारे जाने योग्य, ठीक है। तो गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें मृत्यु दंड दिया जाता था या फिर देश से निकाले की व्यवस्था थी। ये वेदों में दी गई है इस बात की कि पहले लोग अगर गाय में कुछ में मतलब हत्या कर रहे हैं या उन्हें कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उन्हें या तो मृत्यु दंड दिया जाता था या तो फिर उन्हें देश से ही निकाल दिया जाता था। तो ये सारी चीजें होती थी। तो मतलब गाय बहुत, एक गाय माता मतलब उनको मारना एक अपराध है। ठीक, जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाले, ठीक है, पढ़ाने वाले अध्यापक कहलाता था आचार्य, पंडित, उपाध्याय या फिर पुरोहित। तो क्या कहते थे उनको? देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता था आपका उपाध्याय। ऑप्शन जो सी है उपाध्याय, ये आपका राइट आंसर है। तो वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेदांग जो थे उनको पढ़ाने वाले अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। और आप जानते हैं कि जो आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने जो शिष्यों को पढ़ाते थे और कोई शुल्क भी नहीं लेते थे, मतलब पैसे भी नहीं लेते थे। अब तो पढ़ाने के लिए पहले ही बोली लगा दी जाती है कि इतने पैसे लिए जाएंगे। पहले फ्री में क्लासेस होती थी, है ना। तो पहले फ्री में क्लासेस होती थी तो फिर ये भी तो था ना कि उसी हिसाब से चीजें भी थी। अब लोगों को सर्वाइव करने के लिए मनी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है,
और इसलिए उनको फीस लेनी पड़ती है कि भाई वो अपना समय दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें चाहिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में सरवाइव कर सकें, है ना। तो यहाँ पे पहले शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता था और शिष्य के द्वारा जो दी गई दक्षिणा है उनको स्वीकार कर लेते थे, ठीक है। और तब के शिष्य भी ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा क्रूर हो। आजकल के शिष्य तो क्या ही बताएं, है ना। कुछ स्कूलों में आपने भी देखा होगा कि शिष्य और अध्यापक का रिलेशन तो बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है, लेकिन वहीं अभी कुछ बात करो तो अगर कोई अध्यापक आपको कुछ सिखा रहा है और थोड़ा सा बच्चा वैसा टाइप का है तो फिर वो जल्दी मानेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे पहले लोग जमीन पे बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे, मतलब आपके जो गुरु होते थे थोड़ा ऊपर होते थे और जमीन पे बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे एक साथ। तो गुरुकुल की जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी थी और तब लोग रिस्पेक्ट बहुत टीचर की करते थे। अभी धीरे धीरे रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, उनको बच्चे अब टीचर को अपने बराबर समझने लगे हैं और ये जब तक खत्म नहीं होगा तब तक रिस्पेक्ट आएगी ही नहीं। चलिए, ये मुझे लग रहा है भावनाएं व्यक्त कर रही हूं मैं चलो, गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर सामवेद से। मैंने एक चीज लाइफ में हमेशा सीखी है कि अगर आपने अपने आप को दूसरों से बेहतर समझा कि नहीं उसको कुछ नहीं आता है हमको आता है, तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं सीख सकते। वो चाहे आप गुरु से सीख रहे हो या अदर पर्सन से सीख रहे हो, कभी भी कोई चीज सीखी जाती है ना तो अपने आप को कम समझ के सीखी जाती है, तब तो आप उस चीज को अडॉप्ट कर पाओगे। अगर आप ये समझोगे मुझे इससे ज्यादा आता है उनको कुछ नहीं आता है, तो शायद आप सीख नहीं पाओगे। ये हर जगह होता है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है आपका गोपद ब्राह्मण संबंधित है और ये आर प्री में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो आंसर है आपका अथर्ववेद से, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ अनेक हैं और ये ग्रंथ यज्ञ और उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध के बारे में जानकारी भी देते हैं। इनमें से अगर हम बात करें तो आपका ऐतरेय है, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण हो गया, कौशितकी ब्राह्मण हो गया, कौशितकी, ठीक है, तांडेय ब्राह्मण, षड्विच ब्राह्मण, ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण। मैं सबके नाम आपको आज लिख दे रही हूँ, है ना। गोपथ ब्राह्मण जो ऊपर लिखा हुआ है ना। तो ये ज्यादा उल्लेखित है और इसमें बात करें इंपॉर्टेंट तो इन ब्राह्मण ग्रंथों का संबंध वेदों से है। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण का ऋग्वेद से, याद रखिएगा कहाँ से मैं बता रही हूँ, आपका ऐतरेय और आपका कौन सा कौशितकी, ये इसका संबंध किससे है, आपका ऋग्वेद से है। वहीं अगर हम बात करें तो तांडेय और षड्विच ब्राह्मण, ठीक है, पंचविच ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण का संबंध किससे है, सामवेद से है। तो सुन लीजिए थोड़ा सा, शतब्रह्म जो ब्राह्मण है उसका संबंध किससे है, आपका यजुर्वेद से है, शतपथ ब्राह्मण, है ना। और अगर मैं बात करूं गोपर ब्राह्मण यानी जो आपका गोपथ ब्राह्मण है, इसका मैंने आपको आंसर बताया ही कि अथर्ववेद से, है ना। सामवेद के मैंने 3 बताए तो मैं 3-4 बताए तो मैंने इनको नाम अभी आपको दे रही हूँ। आपका तांडेय है, ठीक है, आपका षड्विच है, षड्विच, ठीक, और आपका पंचविश है और जैमिनी है, जैमिनी। तो ये आपका किससे संबंधित है, आपका सामवेद से संबंधित है। चलिए, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, व्रत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता या फिर जय संहिता। तो देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। राइट आंसर क्या होगा, जय संहिता, ठीक है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी, तो जय संहिता इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8800, ठीक है, श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से हम जानते थे। तो महाभारत का जो दूसरा संस्करण है वो भारत था, जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। कितनी, 24,000 थी। अगर हम वर्तमान महाभारत पर मतलब संस्करण में बात करें तो 1 लाख श्लोक हैं। कितने, 1 लाख श्लोक हैं। और इसका जो अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाता है, नाम याद रखिएगा। और इसका जो अंतिम संस्करण है जिसे हम क्या कहते हैं, नाम पूछ लिया जाता है, ये सतसहस्त्री आपका संहिता या फिर आपका महाभारत, ठीक है, महाभारत कहा गया है। चलिए, राइट आंसर इज ऑप्शन डी, जय संहिता। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है आपसे, मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो शायद स्क्रीन में अच्छे से ना दिखाई दे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है, था, मतलब है नहीं था।
मौर्य, शुंग, सातवाहन या फिर कुषाण। देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। ये रहा प्रश्न और आंसर देने की आप सभी लोग कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी मौर्य। ऑप्शन जो ए है मौर्य, ये आपका सही उत्तर है। तो मौर्य वंशी शासक अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से सूचना मिलती है कि जो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ से मिलती है, मैंने फिर से आपको बताया, रुम्मनदेही अभिलेख, जो अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख है उसमें मिलती है। तो इस अभिलेख के हिसाब से अगर बात की जाए तो अशोक राजाभिषेक के 20वें वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने इस स्थल की पूजा की जहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना। और साथ में ही इस अभिलेख में लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर में छूट प्रदान करने की भी घोषणा की गई थी। कर मतलब टैक्स में। ठीक है, चल। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के अभिलेख की बात की। अभी तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया दूसरे तरीके से। आप देखो यही क्वेश्चन, देखो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो 2016 में पूछा गया था यूपी में। वही अगर बात करें तो ये जो आपका है मेंस 2010 में पूछा गया। तो देखो क्वेश्चन सेम लग रहा है ना, क्योंकि भाई इसका भी आंसर क्या होगा, रुम्मनदेही अभिलेख होगा। रुम्मनदेही ऐसे भी आप लिख सकते हो, रुम्मनदेही। ठीक है, तो रुम्मनदेही अभिलेख में हुआ। अब वहीं पे मैंने ऊपर भी आपको क्वेश्चन बताया, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया कि भाई जो क्या कहते हैं अभिलेख है अशोक का रुम्मनदेही अभिलेख, उसमें बताया गया है, और वहीं आपको इसमें मैंने दूसरी तरीके से बता दिया। ठीक, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया रुम्मनदेही, इसका राइट आंसर होगा जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन में आपको डिस्कस करी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। त्रिरत्न मतलब क्या है, त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ या फिर सत्य अहिंसा करुणा। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आर एग्जाम प्री 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका बुद्ध धम्म संघ, ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आपके त्रिपिटक कहते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, आपके विनय पिटक हैं, ठीक है, आपके सुत पिटक है, सुत पिटक, और है आपका अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक, पिटक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे। शतानीक, उदयन, बोधि या फिर निचाक्षु। निचाक्षु, छू छू, ये लीजिए देखिएगा क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका उदयन। ऑप्शन जो बी है ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी उदयन, ये आपका सही उत्तर है। तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन, पूरा नाम क्या है आपका, इसका पूरा नाम याद रखेगा, वत्सराज उदयन, ठीक है, जिसको हम उदीन भी बोलते हैं। तो इनके काल में कौशाम्बी आए थे और उदीन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु के संघ को दान किया। कौन सा, घोषिताराम विहार बौद्ध भिक्षु संघ को क्या किया है, दान किया है। चलिए, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया। आनंद ने, महाकश्यप, मोंगलीपुत्र या फिर उपाली। तो प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किस एक ने किया है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस आपके नीचे हैं, देखते हैं, ये लीजिए देख लीजिए। अब बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं राइट आंसर की, सो राइट आंसर होगा आपका महाकश्यप। ऑप्शन बी आपका महाकश्यप इसका सही उत्तर है। तो देखो, प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद हम कह दें तो बौद्ध के जो बुद्ध हैं उनकी मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह में हुई। कहाँ, आपका राजगृह में हुई, ठीक है। राजगृह अगर मैं पूरी तरीके से बात करूं तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई है। गुफा का नाम याद रख सकते हैं, सप्तपर्णी गुफा। तो इस समय मगध का जो शासक था वो था आपका अजातशत्रु। तो इस संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप या महाकश्यप, मतलब 2 तरीके से लिखे जाते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य हैं आनंद और उपाली भी उपस्थित थे।
जो हमने बात करी, कौन कौन, आपके आनंद और उपाली भी मौजूद थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ और उन्हें सुत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। तो आनंद तथा उपाली धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में या फिर मिनांडर के शासनकाल में। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी किसके शासनकाल में, ये आपको बताना है। देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन जो पहला है ये आपका सही है। यूपीआरआर मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। तो प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद मगध नरेश अजातशत्रु के शासनकाल में कहाँ पे हुई थी, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। ये हम बात कर चुके हैं, है ना। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे दूसरी चीज, तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ। अगर हम सेकेंड की बात करेंगे तो जो आपका सेकेंड हुआ ना, वो कालाशोक के समय हुआ, कालाशोक, ठीक है, कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया। कहाँ, वैशाली में, वैशाली, ठीक। तृतीय की अगर हम बात करें, जो तृतीय बौद्ध संगीति है वो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में, ठीक, किसके शासनकाल में, अशोक। थर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं, आपके थर्ड की हम बात करें तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक। और मोंगली पुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ की बात कर रहे हैं तो चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कहाँ हुई थी, आपके कुंडल वन, ठीक है, कुंडल वन, कुंडल वन है, ठीक है, यानी कश्मीर में संपन्न हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आपके वसुमित्र, तथा उपाध्यक्ष कौन थे, आपके अश्वघोष, ठीक। तो देखो मैंने चारों चीजों के बारे में बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ एक एक चीज। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देखो प्रथम बौद्ध संगीति की मैंने बात की, तो बुद्ध जी की मृत्यु के तत्काल बाद आपके जो वहां के राजा थे अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, ठीक। द्वितीय बौद्ध संगीति की हमने बात की तो इसका आयोजन आपके कालाशोक के शासनकाल में हुआ, जब बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष बाद, है ना, वैशाली में हुआ था। वहीं अगर हम तृतीय बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो आपके जो महान अशोक हैं, सम्राट अशोक, उनके शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी। और मोंगली पुत्र तिस्क इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अध्यक्ष का नाम भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर डीप आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कुंडनवन, कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन है, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो आई होप जो मैंने आपको चारों बौद्ध संगीति के बारे में बताया है वो आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्लियर करने की तो कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखो यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। अभी जो मैंने आपको चीजें बताई हैं आप अच्छे से तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमने चारों के बारे में बात करी, तो पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में या फिर काशी वाराणसी में। तो देखिएगा और बताइएगा आंसर क्या होगा। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंड की बात कर रहे हैं। तो सेकेंड आपका कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही उत्तर है। तो सेकेंड मैंने आपको बात किया था ना कि कालाशोक के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध के मृत्यु के 100 वर्ष बाद, अरे बाप रे बहुत तेज से ट्रेन निकलती है यहाँ से, ठीक है। तो जब बुद्ध जी की मृत्यु के 100 वर्ष बाद वैशाली में किया गया था, ठीक। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, कालांकित है, कालांकित, ठीक। कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या फिर राजपूत काल से। देखिएगा प्रश्न, देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर हम आंसर की बात करते हैं सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी गुप्त काल से। ऑप्शन जो बी है वो आपका सही है, यानी भूमि की स्पर्श मुद्रा वाली जो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है वो गुप्त काल से रिलेटेड है। और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान और जो शांत है वो ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन है। आप जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, मेडिटेशन में हमको ध्यान लगाना पड़ता है, सो वो सारी चीजें होती हैं। चलो नेक्स्ट है आपका, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था, आनंद, वसुमित्र, गोशाल या फिर सुभद्र। देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा।
तो ये यूपी आर प्री 2016 का क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुभद्र। ऑप्शन जो बी है, सॉरी डी है, वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो सुभद्र वह अंतिम व्यक्ति था जिसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे बताइएगा, सांची में, नालंदा में, राजगृह में या फिर पावापुरी में। तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है कहाँ पे, देखिएगा और बताइए आंसर क्या होगा। सप्तपर्णी गुफा, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहां अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, सो राइट आंसर आपका होगा राजगृह, और ये आपके यूपी आर 2014 में प्रश्न पूछा गया है। तो राजगृह, ठीक है, या राजगृह बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है और राजगृह की वैभरा पहाड़ियां सप्तपर्णी गुफा में स्थित है। वैभरा, ठीक है, वैभरा पहाड़ियां। नेक्स्ट की बात करते हैं। सो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्र ग्रह स्थित है पीतलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या फिर बेडसा में। तो देखिएगा प्रश्न, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो ये भी देखो अभी हम कर रहे हैं 2014, 2016, 2017 के क्वेश्चन। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन यूपी आर के देखे हैं तो वो हमने 2014, 16 और 17 के प्रश्न देखे हैं। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी कार्ले में। तो हीनयान अवस्था का विशालतम और सर्वाधिक जो विकसित शैलकृत चैत्र ग्रह है वो कार्ले में स्थित है और ये कहाँ है आपका, महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या फिर गुजरात में। तो वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे, ये आपको बताना है। प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या होगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी आपका गुजरात में, गुजरात में, ठीक है। तो वल्लभी गुजरात के काठियावाड़ जिले में एक आधुनिक बल नामक स्थान पर स्थित है और पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति का ये प्रमुख केंद्र था, पहले था। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, स्वर्ण, सिक्ता, पलाशनी, गंगा, ऋजुपालिका। देखिएगा प्रश्न, बताइएगा उत्तर क्या होगा। सभी लोग प्रश्न देखें और बताएं आंसर क्या हो सकता है। सो आंसर इज ऋजुपालिका, ऑप्शन डी है आपका ऋजुपालिका। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान, ठीक है, जैन धर्म की बात कर रहे हैं ना, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग होता है। कैवल्य, जैसे हम बौद्ध में देखते हैं निर्वाण शब्द का यूज होता है, वैसे यहाँ पे किसका होता है, कैवल्य का, है ना। तो महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या और साधना के पश्चात आपका जम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इससे उन्हें केल्विन कहलाए। ये क्या कहलाए, केवलिन, 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 केवलिन याद रखिएगा। वहीं अगर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने 6 साल तक तपस्या करी और यहीं आपके जो महावीर स्वामी है जो जैन धर्म के हैं उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किया, तब उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर या फिर देवी पाटन। देखिएगा और बताइए आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, सो राइट आंसर आपका क्या होगा, कौशाम्बी। ऑप्शन जो बी है वो है आपका कौशाम्बी। तो कौशाम्बी नगर जैन और बौद्ध दोनों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिया है और लोगों को अपना शिष्य भी बनाया है। तो अनेक विहार थे, सर्वप्रथम घोषिताराम विहार जिसकी मैंने अभी पहले भी आपसे बात की, जिसका निर्माण सृष्टि घोषित ने करवाया था। और कौशाम्बी में बात की जाए तो जैनों का प्रमुख स्थल प्रभासगिरी है जो 6वें तीर्थकर पद्म भृद ने से संबंधित है। क्या है, जो 6वें तीर्थकर थे पद्म प्रभु, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। चलिए, नैनार कौन थे, आपसे पूछा गया है नैनार कौन थे। आपके ऑप्शंस नीचे हैं, शैव थे, शाक्त थे, वैष्णव थे या फिर सूर्योपासक थे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद जो 31 से हम क्वेश्चन करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया था नैनार कौन थे, तो नैनार आपके कौन थे, आपके ऑप्शन ए शैव हैं, है ना। तो पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ है। और तमिल भाषी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की अहम भूमिका थी। भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार संत कहलाए और शिव की उपासना करने वाले जो शिव भक्त थे उन्हें हम नैनार संत कहलाए।
और ईश्वर के प्रति इनका जो प्रेम है, समर्पण है, वो मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग बताता है। तो 2 चीजें हैं, अलवार और नैनार। ठीक, तो ये रही आज की इंपॉर्टेंट क्लास स्टूडेंट। आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन इंपॉर्टेंट लगा होगा। यहाँ पे जितनी भी चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं क्वेश्चंस के माध्यम से, उन चीजों को भी नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पे लास्ट चांस है आप सभी के लिए एक जॉब पक्की करने का, क्योंकि बार बार आपके पास ना समय है ना इतना पेशेंस है कि आप अदर एग्जामों पे ध्यान दें। अब एक आपको मौका मिला है, इसमें जी जान से जुट जाइए। जो भी मुझसे मेहनत पड़ेगी आप मुझे बताइएगा, मैं वो जरूर करने की कोशिश करूंगी। सो ये रही आज की क्लास। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें एंड जुड़े रहे इस चैनल के साथ। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ जो कि आपकी होगी हिंदी से रिलेटेड। तो हिंदी और सामान्य अध्ययन हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ताकि दोनों चीजें हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।